जय हिंद साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम जैव विविधता के संरक्षण को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है जैव विविधता। किसी भी क्षेत्र विशेष में या प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की तथा सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों की बहुलता को ही उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के जनक E.O. विल्सन है, राइट। और पिछले लेक्चर्स में हमने जैव विविधता के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। इस लेक्चर में हम जैव विविधता के संरक्षण को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली चीज, जैव विविधता का संरक्षण क्या है। देखिए, जैव विविधता न केवल पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि मानवीय दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जैव विविधता की वजह से ही खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल जो है अनवरत बना रहता है। साथ ही साथ जो है मिट्टी का निर्माण होता है। जैव विविधता की वजह से जो विभिन्न प्रजातियां हैं, राइट, उससे पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, मजबूत होता है, राइट। इस वजह से पर्यावरण का संतुलन या पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। तो जैव विविधता पर्यावरणीय या फिर पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अति अनिवार्य होती है। साथ ही साथ जितनी अधिक जैव विविधता होगी उतनी ही अधिक जीव जंतुओं के उत्पाद, वनस्पतियों के उत्पाद मनुष्यों को प्राप्त होंगे, जिससे मनुष्यों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। इसीलिए मनुष्यों ने आर्थिक लाभों का फायदा लेने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का, विशेषकर जीव जंतुओं का और वनस्पतियों का अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन किया है। इसी वजह से वर्तमान समय में प्रदूषण के बढ़ने की वजह से, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की वजह से, शोषण की वजह से कई जीव जंतु एवं वनस्पतियों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं या उनकी संख्या में कमी आ रही है। इसीलिए उनका संरक्षण किया जाता है। और संरक्षण में जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, चाहे वो वनस्पतियां हो, जीव जंतु हो, उनको योजनाबद्ध तरीके से उनको प्रबंधित किया जाता है। अर्थात एक निर्धारित योजना के तहत किसी क्षेत्र विशेष में उनके प्राकृतिक आवास को बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं या फिर उनके शिकार को कम करने के प्रयास किए जाते हैं। उनको सुरक्षा दी जाती है ताकि मानवीय एवं पशु पक्षियों का टकराव ना हो, राइट। तो इस तरीके से आप आवास उपलब्ध कराकर, सुरक्षा उपलब्ध कराकर, शिकार को रोककर एवं उनके लिए प्राकृतिक एवं भौगोलिक दशाएं वैसी ही रखकर योजना के तरीके से जीव जंतुओं को या वनस्पतियों को संरक्षित किया जाता है, ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे एवं जैव विविधता उच्च बनी रहे। तो इस तरीके से जैव विविधता के संरक्षण से तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधनों का, जिसमें जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का योजनाबद्ध प्रबंधन किया जाता है ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। साथ ही साथ जो जैव विविधता का संरक्षण है वो इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैव विविधता के संरक्षण से ही जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनको विलुप्त होने से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर एक भी प्रजाति विलुप्त हो जाती है, तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर एक भी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी तो उससे खाद्य श्रृंखला क्या होगी, प्रभावित होगी। तो एक भी प्रजाति के विलुप्त होने से खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी और उससे जो खाद्य जाल है, फूड वेव है, वह क्या होगा, प्रभावित होगा। इस तरीके से एक प्रजाति की विलुप्त होने की वजह से अन्य प्रजातियां भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं। साथ ही साथ अगर वह की स्टोन प्रजाति है, फाउंडेशन प्रजाति है, तो फिर उस प्रजाति को बचाया ही जाना चाहिए। तो संरक्षण से जो प्रजातियां हैं उनको विलुप्त होने से बचाया जाता है। साथ ही साथ इसका महत्व इसीलिए भी है ताकि जो आनुवांशिक विविधता है वह भी बनी रहे और साथ ही साथ जो पारितंत्र है या पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहे और पारितंत्र नष्ट होने से बच जाए। इसीलिए जैव विविधता का संरक्षण अति अनिवार्य हो जाता है। अब अगर हम वर्तमान में चर्चा करें तो वर्तमान में नीतिगत एवं व्यवहारिक दोनों स्तरों पर जैव विविधता को संरक्षित
किया जाता है। नीतिगत अर्थात सरकार किसी विशेष पशु पक्षी के लिए या वनस्पति के लिए एक नीति का निर्धारण करती है, उसके लिए आर्थिक संसाधन जुटाती है और विशेष नियम या मानदंडों के तहत उसको क्या करती है, संरक्षित करती है। साथ ही साथ व्यवहारिक का मतलब जो भी नियम कानून है उनको किस तरीके से क्रियान्वित किया जाता है, इस पर फोकस किया जाता है। तो वर्तमान समय में जो पूर्व संचालित जितने भी कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, अधिनियम हैं, उनको अच्छे से क्रियान्वित किया जाता है। साथ ही साथ नीतिगत दोनों स्तरों पर जैव विविधता का संरक्षण किया जा रहा है। और जैव विविधता के संरक्षण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है स्व स्थान जिसको इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, और एक होता है वह स्थान है जिसको एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी में हम जो जितने भी एफर्ट्स हैं, तो सभी एफर्ट्स को या प्रयासों को हम दो भागों में स्व स्थान है जिसको इन सीटू, राइट, क्या कहा जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन भी कहा जाता है। राइट। तो जैव विविधता के संरक्षण को इन सीटू और एक्स सीटू, राइट। तो जैव विविधता के संरक्षण को दो प्रयासों में स्व स्थाने या इन सीटू कंजर्वेशन एवं बाह्य स्थाने एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, जब जैव विविधता को उसी प्राकृतिक आवास में संरक्षण दिया जाए जिस प्राकृतिक आवास में वह जीव जंतु या वनस्पति वृद्धि करती है, तो उसको ही क्या कहा जाता है, स्व स्थानीय। अगर हम इसका संधि विच्छेद भी करेंगे तो स्व स्थानीय मतलब क्या हो जाएगा, स्वयं का स्थान। अर्थात कोई भी जीव जंतु और किसी भी वनस्पति का जो प्राकृतिक आवास है उसमें ही अगर हम उसको प्रोटेक्शन दें तो वो क्या कहलाता है, स्व स्थानीय या इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए एक सींग वाला गेंडा, राइट। क्या एक सींग वाला गेंडा जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो ये असम का काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। तो असम, राइट, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। अगर आप उसको उसी क्षेत्र में, राइट, उसी क्षेत्र में उसको संरक्षण दे देंगे, राइट। उदाहरण के लिए अगर इसी प्राकृतिक क्षेत्र में कोई है और हमने इसको जो है इतने क्षेत्र में हमने आवाजाही, एक तो मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया, यहाँ पर चराई करना, शिकार करना पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, साथ ही साथ हम यहाँ पर जो है पेयजल की और बाकी की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो कुल मिलाकर वह जीव जंतु यहीं पर संरक्षित हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, स्व स्थानीय संरक्षण। क्लियर। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जब किसी जीव जंतु या वनस्पति को उसी के प्राकृतिक आवास या प्राकृतिक पर्यावरण में संरक्षण दिया जाता है तो उसको ही स्व स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। और इसमें सबसे प्रमुख क्या आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान आते हैं जिसमें सुरक्षा सर्वोच्च रहती है। तो राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी पशु को, तो किसी भी पशु या पौधे की प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए न केवल उस जीव जंतु को बल्कि उसके पूरे के पूरे हैबिटेट को या आवास को संरक्षण दिया जाता है ताकि वह प्राकृतिक रूप से वृद्धि कर सके और विलुप्त ना हो। वैसे किसी विशेष पशु पक्षी के सुरक्षा के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया अभ्यारण्य हो जाएगा, नीलगाय अभ्यारण्य हो जाएगा, राइट, घड़ियाल अभ्यारण्य हो जाएगा। फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसमें पूरे के पूरे जो जैव मंडल क्षेत्र है या बड़े विस्तृत वन क्षेत्र को आरक्षित किया जाता है। फिर वैसे क्या हो जाएगा, आरक्षित वन हो जाएगा, संरक्षित वन हो जाएगा, आर्द्र भूमि हो जाएगा, पवित्र उपवन हो जाएंगी, पवित्र क्या हो जाएंगी, झीलें हो जाएंगी। ये सभी स्व स्थानीय संरक्षण में आते हैं। अब दूसरा क्या होता है, यहाँ पर बाह्य स्थानीय संरक्षण आता है जिसको एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। तो देखिए, जब किसी जीव जंतु को या वनस्पति को उसके प्राकृतिक आवास के बाहर किसी अन्य क्षेत्र या स्थान पर उसको संरक्षित किया जाता है तो उसको ही क्या कहते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे असम के गेंडे को कहाँ पर लाया जाए, मध्य प्रदेश में लाया जाए और यहाँ पर प्राकृतिक दशाओं में चिड़ियाघर में या अन्य किसी माध्यम से उसका संरक्षण किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। तो जब किसी जीव
जंतु के या वनस्पति के प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण दिया जाए तो स्वायत्त स्थान है, और जब किसी जीव जंतु या वनस्पति के प्राकृतिक आवास के बाहर किसी अन्य स्थान पर क्या दिया जाए, संरक्षण दिया जाए, तो उसको बाह्य स्थान संरक्षण कहा जाता है। अब बाह्य स्थान संरक्षण में कौन कौन से अवयव आते हैं, तो बाह्य स्थान संरक्षण में पहला क्या आता है, चिड़ियाघर आता है। तो कई जीव जंतुओं को चिड़ियाघर में रखकर उनका संरक्षण किया जाता है। दूसरा, विशेष वनस्पतियों के लिए बॉटनिकल गार्डन या वनस्पति उद्यान बनाए जाते हैं, राइट। कुछ विशेष प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उनके बीजों को बीज बैंक में रखा जाता है ताकि उनके बीज नष्ट ना हो और प्राकृतिक आवास में उनका उत्पादन किया जाए। जीन बैंक हो जाएगा, कोई विशेष जीव जंतु हो जाएगा तो उसके जीन को क्या किया जाता है, संरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में उसका क्लोन बनाया जा सके या उसी जीव जंतु को जो है उसी जीव जंतु का क्या किया जा सके, संरक्षण किया जा सके। फिर जीन सफारी पार्क हो जाएगा। फिर ऊतकीय संवर्धन केंद्र हो जाएगा। तो कई जीव जंतुओं के या स्पेशली जो एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके टिश्यूज को भी क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, राइट। और ये इसीलिए किया जाता है कि जैसे हम मान लेते हैं कि अगर भौतिक दशाएं या पर्यावरणीय दशाएं वैसी नहीं हैं तो या तो हम उनके जीन को या फिर उनके जो टिश्यूज हैं उनको हम नेचुरली नहीं बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से उनको क्या करते हैं, कंजर्व कर लेते हैं ताकि भविष्य में उनके क्लोन बनाए जा सके या वैसा का वैसा जीव जो है बनाया जा सके। फिर क्या हो जाएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन हो जाएगा। एक वर्ड चलता है क्रायो, क्रायो का मतलब क्या होता है, अति निम्न ताप पर, राइट। तो अति निम्न ताप पर, तो कई बार जो जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको अति निम्न ताप पर संरक्षित किया जाता है जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बाह्य स्थानीय संरक्षण, राइट। और स्वस्थानीय संरक्षण में राष्ट्रीय वन उद्यान, वन्यजीव आरक्षण, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और जो आर्द्र भूमियां हैं इनको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, राइट। इनके अलावा भी किसी क्षेत्र विशेष के संपूर्ण इकोसिस्टम को सुरक्षित करने के लिए उसको जो है आरक्षित वन के रूप में या संरक्षित वन के रूप में क्या कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। और वहां पर कई प्रकार की जो मानवीय गतिविधियां हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, राइट। वैसे ही हमारे देश में कुछ पवित्र उपवन होते हैं जिनका पर्यावरणीय महत्व तो होता ही है, साथ ही साथ उनकी जनजातियों के द्वारा या किसी विशेष समुदाय के द्वारा उनको पवित्र माना जाता है। तो ऐसे पशु पक्षी, ऐसे स्थल, प्राकृतिक स्थान जो कि किसी भी समुदाय के लिए या वहाँ के निवासियों के लिए पवित्र होते हैं तो उनको पवित्र उपवन घोषित कर दिया जाता है। और पवित्र उपवन अगर वो घोषित हो जाएंगे तो फिर वहाँ पर खनन करना या उनको नष्ट करने पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है। वैसे किसी भी जल क्षेत्र को पवित्र झीलों के रूप में घोषित कर देते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से। एक तो इनकी परिभाषाओं को लेकर जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वहीं दूसरी चीज हमारे देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जीव जंतु पाया जाता है, इसको लेकर कई क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इन तीनों में अंतर समझते हैं क्योंकि इन तीनों में कई बार स्टूडेंट को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा, कुल मिलाकर आप समझने का प्रयास करें तो इन तीनों में क्लियरली क्या हो जाएगा, आपको अंतर समझ में आ जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं और बच्चों से पूछता हूं कि इन तीनों में क्या अंतर है तो मुझे बड़े हास्यास्पद जो है जवाब मिलते हैं कि सर एक की जो है बाउंड्री ज़्यादा होती है तो दूसरे की बाउंड्री जो है छोटी होती है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जो है व्यक्ति जा सकते हैं, राइट। दरअसल अगर आप थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करें तो हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, जीव जातियों का संरक्षण। और संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उनको जिससे खतरा है उसको रोक दिया जाए। अब जीव जंतुओं को तो जीव जंतुओं से खतरा है नहीं है, किससे है, मनुष्यों से।
तो यदि हमने मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित कर दिया तो कहीं ना कहीं जीव जंतु संरक्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है किसको लेकर, सुरक्षा को लेकर। किसको लेकर, सुरक्षा को लेकर, राइट। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा क्या होती है, सर्वोच्च होती है, उससे कम जीव वन्य जीव अभ्यारण्य में और वन मंडल आरक्षित क्षेत्र में। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय उद्यान में सीसीटीवी कैमरेस लगे हुए होते हैं, जिसके माध्यम से जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या जो भी जो भी पशु पक्षी पौधे होते हैं उनको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, आधुनिक तकनीक के माध्यम से जो है उनको क्या किया जाता है, सुरक्षा दी जाती है। तो पहला तो अंतर यही होता है कि राष्ट्रीय उद्यान ऐसा वन क्षेत्र होता है जिसमें सुरक्षा सर्वोच्च होती है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि पूरी तरीके से क्या होती है, नियंत्रित होती है, राइट। तो यहां पर जो सुरक्षा है, राष्ट्रीय उद्यान ऐसा वन क्षेत्र होता है, राइट, जिसमें सुरक्षा सर्वोच्च होती है, अर्थात यहां पर मानवीय गतिविधियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। अर्थात यहां से जलाव लकड़ियां लेके आना, पशुओं को जाकर चराना या पशुओं के लिए चारा लाना, वनोपज को एकत्रित करना, खनन के कार्य करना, वहां पर कोई निर्माणाधीन कार्य करना, इन पर पूरी तरीके से क्या होता है, प्रतिबंध होता है। परंतु जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, राइट, वन्य जीव अभ्यारण्य में राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में कम सुरक्षा होती है और साथ ही साथ ये सरकार द्वारा पूरी तरीके से क्या होता है, नियंत्रित होता है। परंतु आसपास के लोगों को कुछ जैसे चारा लाने की या जो जलाव लकड़ी लाने की भी कुछ कार्यों की क्या होती है, अनुमति होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एक बहुत बड़ा व्यापक वन क्षेत्र होता है, जिसके 3 क्षेत्र होते हैं, राइट। एक होता है केंद्रीय क्षेत्र, कोर जोन, दूसरा बफर क्षेत्र और तीसरा क्या होता है, ट्रांजिशन जोन। जिसके कोर जोन में सुरक्षा सर्वोच्च होती है, वहीं राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य की तुलना में जो संक्रमण जोन होता है या बफर जोन होता है, उसमें कई प्रकार की मानवीय गतिविधियों की क्या होती है, अनुमति होती है। तो इसके बफर जोन में एवं ट्रांजिशन जोन में शिक्षा की, राइट, तथा कई मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। ये पहला क्या हो गया, अंतर हो गया। दूसरा अंतर यह है कि राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों को संरक्षण दिया जाता है, या मैं कहूं कि यहाँ पर जीवों के संपूर्ण आवास को ही क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, हैबिटेट को संरक्षित किया जाता है, राइट। हैबिटेट कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम केवल और केवल बाघ को सुरक्षा दें तो संभावना इस बात की है कि अगर बाघ को उसका प्रे या उसका शिकार नहीं मिलेगा, उसको उचित जल नहीं मिलेगा, तो भी उसका क्या होगा, विकास नहीं हो पाएगा, राइट। इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में उस वन्य प्राणी के अलावा भी उसके संपूर्ण हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि उसका जो है उस पर कोई भी संकट ना हो। अब वन्य जीव प्राणी जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कई बार एक विशेष पशु पक्षी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी उसको दर्जा दे दिया जाता है। तो ऐसा वन क्षेत्र होता है जिसमें 1 या 2 या फिर विशेष प्रजाति को संरक्षित किया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया अभ्यारण्य है, जिसमें सोन चिड़िया को संरक्षण किया जाता है, नीलगाय अभ्यारण्य है, राइट। फिर उसके बाद में केन जो है घड़ियाल अभ्यारण्य है, जिसमें घड़ियालों को संरक्षण दी जाती है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसा वन क्षेत्र होता है जिसमें वन्य प्राणियों के अलावा स्थानीय पारितंत्र के साथ साथ
जो जनजातियां निवास करती हैं उनको भी क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एक बहुत बड़ा जल क्षेत्र होता है जिसमें पूरे के पूरे स्थानीय परितंत्र को, जिसमें पशु पक्षी पेड़ पौधे, उसमें निवास करने वाली जनजातियां सबको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। चूंकि इसमें सुरक्षा सर्वोच्च होती है इसलिए सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक होती है। इसमें भी सरकार द्वारा ये पूर्णतः नियंत्रित होता है, परंतु इसमें कुछ गतिविधियां जैसे चारा लेके आना, जड़ाऊ लकड़ी लेना, राइट, उसकी अनुमति होती है, लेकिन वो भी सरकार के हाथ में होती है, सरकार जो अनुमति देती है, राइट। इसके कोर जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि, रिसर्च के अलावा किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होती है, परंतु बफर जोन और संक्रमण जोन में विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियां जैसे बागबानी हो जाएगा या शिक्षा हो जाएगी या आवास की अनुमति होती है, राइट। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा सर्वोच्च होती है, परंतु फिर भी यहाँ पर पर्यटन की अनुमति होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी पर्यटन की अनुमति होती है, राइट। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का जो कोर जोन होता है, राइट, कोर जोन में अनुमति नहीं होती है, परंतु इसके जो संक्रमण जोन है वहां पर तो आवास है, तो वहां पर पर्यटन संभव है। इसमें भी वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन होता है, इसमें वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन होता है, और इसमें भी जीव जंतुओं का प्रबंधन एवं संरक्षण वैज्ञानिक रूप से होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान, तो ये यहाँ पर दरअसल क्या है, पुराने आंकड़े हैं। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय उद्यान की जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो चुकी है, 106, कितनी हो चुकी है, 106। तो ये अभी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने चेक किया है, तो आधिकारिक वेबसाइट से अगर हम देखें तो 22 मई 2006 तक 106 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। साथ ही साथ इनकी संख्या भी 565 हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 565 हो चुकी है, राइट। उसके साथ ही, राइट, तो इनकी संख्या 565 है, और इसके अलावा जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उनकी संख्या कितनी होती है, 18 होती है। अब हम एक एक करके इन तीनों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, राइट, या जैव मंडलीय आगार भी इसको कहा जाता है, या अंग्रेजी में बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, ठीक है। इसकी परिभाषा मैंने आपको अभी बताई थी कि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र या जैव मंडलीय आगार या बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा विस्तृत वन क्षेत्र होता है जिसमें संपूर्ण जैव विविधता को, अर्थात पशु पक्षियों को, वन्य प्राणियों को, साथ ही साथ उसमें रहने वाली जनजातियों को क्या की जाती है, जनजातियों को जो है संरक्षित किया जाता है। जो जैव मंडलीय आगार होता है या बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इसमें संपूर्ण जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है, और इसमें जो केंद्रीय जोन होता है उसमें कई प्रकार की मानवीय गतिविधियां पूर्ण तरीके से प्रबंधित होती हैं, परंतु बफर जोन एवं संक्रमण क्षेत्र में जो है कई व्यावसायिक कार्यों की अनुमति होती है। इसमें संपूर्ण जो स्थानिक पारितंत्र होता है उसका संरक्षण किया जाता है। साथ ही साथ इसकी जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण जो है विधिक प्रक्रिया द्वारा होता है, अर्थात ऐसा नहीं कि किसी भी क्षेत्र को सरकार ने अचानक बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित कर दिया, उसकी एक पूर्णतः विधिवत प्रक्रिया होती है, राइट। जो जैव मंडलीय आरक्षण क्षेत्र होता है या बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर जोन होता है उसमें पर्यटन पर प्रतिबंध होता है। वर्तमान में भारत में इनकी कुल संख्या कितनी है, 18 है, और मध्य प्रदेश में इनकी कुल संख्या कितनी है, 3 है। जो बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में बांटा है, किसको, मैव कार्यक्रम, तो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम चल रहा है जिसके आधार पर बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में बांटा जाता है। तो जो मैव कार्यक्रम है उसको समझते हैं। तो जो मैव कार्यक्रम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम, राइट, ये सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं, बाकी के बाद में उसको समझेंगे। तो जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब से हुई है, 1971 से हुई है, राइट। तो यूनेस्को ने, राइट, यहां पर अगर हम देखें तो संपूर्ण विश्व में स्थानीय जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को
मैव कार्यक्रम को संचालित कर रहा है। तो यूनेस्को ने स्थानीय जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए 1971 से ही मैव कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में सबसे पहली चीज तो यही याद रखना है कि मैप कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है, 1971 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्थानीय संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम का क्या करना है? संचालित करना है। साथ ही साथ जो मैव कार्यक्रम है उसमें भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व सम्मिलित हो चुके हैं? 12। टोटल कितने हैं? 18। तो भारत के टोटल 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व मैव कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हैं। साथ ही साथ मैव में 122 देशों के 686 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? सम्मिलित हैं। तो ये फैक्चुअल जानकारी आप याद रखें। तो विश्व के कितने हैं? 686 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से भारत में कितने हैं? 18 हैं। और 18 में से मैव में कितने सम्मिलित हैं? तो मैव में 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की मैव कार्यक्रम में क्या है? सम्मिलित हो चुके हैं। और मैव कार्यक्रम के तहत ही, राइट, मैव कार्यक्रम के तहत ही बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में बांटा जाता है, राइट। तो मैव ने बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में बांटा। एक होता है कोर जोन, ये जो बीच का होता है उसको कोर जोन कहते हैं। उसके बाहर क्या होता है? बफर जोन होता है। और उसके बाहर क्या होता है? संक्रमण जोन होता है। दरअसल ये एक बहुत बड़ा क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा क्या होता है? वन क्षेत्र होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वन्य प्राणियों को बचाना है तो जंगलों को हम पूरी तरीके से क्या कर दें? प्रतिबंधित कर दें, बात खत्म हो जाती है, जीव जंतु भी सुरक्षित हो जाएंगे, वनस्पति भी सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भारत में कई ग्रामीण क्षेत्र या कई जनजातियां आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं। और जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र होता है, जो कि 3-4 जिलों में फैला हुआ होता है। और हम लाखों की जनसंख्या को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो कोर, जहाँ पर सर्वाधिक डाइवर्सिटी होती है, उसको कोर जोन बना देते हैं। और बाकी के उसके कोर जोन के बाहर बफर क्षेत्र होता है और फिर संक्रमण क्षेत्र होता है, ताकि सुरक्षा भी हो सके और वहाँ पर रहने वाली जो स्थानीय जनजातियाँ हैं वो भी वहाँ पर रह सकें। इस तरीके से जो है जैव विविधता का संरक्षण भी हो जाए और लोगों को विस्थापित भी ना करना पड़े। तो जो मैव कार्यक्रम है, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम है, वो 1971 से शुरू हुआ है यूनेस्को के द्वारा, जिसमें पूरे के पूरे बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में बांटा गया है, जिसके 3 कलर हैं। एक क्या हो जाएगा? केंद्रीय एरिया, कोर जोन। फिर उसके बाद में जो ब्लू एरिया है उसको बफर जोन कहते हैं। और सबसे बाहर का क्या हो जाएगा? ट्रांजिशनल एरिया हो जाएगा। इनके 3 एरियो में क्या अंतर है? अंतर है सुरक्षा का। कहने का तात्पर्य जो कोर जोन है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? सुरक्षित होता है। अर्थात कोर जोन में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है। यहाँ पर जो है टूरिज्म है उसको भी प्रतिबंध होता है। तो कोर जोन पूरी तरीके से सुरक्षित होता है, जिसमें मानवीय गतिविधियों पर क्या होता है? प्रतिबंध होता है। इसमें केवल और केवल जो रिसर्च वर्क है उसकी ही क्या होती? अनुमति होती। अर्थात यहाँ पर केवल और केवल अनुसंधान संबंधी कार्यक्रम ही संचालित हो सकते हैं। जो बफर जोन है, बफर जोन में अगर आप देखते हैं तो बफर जोन में सबसे पहली चीज तो जो है एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। तो बफर जोन में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो एरियाज हैं वो स्थापित किए जाते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा एवं शिक्षा से संबंधित संस्थाएं भी स्थापित हो सकती हैं। यहाँ पर टूरिज्म की भी क्या होती है? अनुमति होती है। साथ ही साथ यहाँ पर विशेष अनुमति से आवास की, राइट, अनुमति भी होती है। लेकिन ये आवास की अनुमति केवल और केवल फॉरेस्ट के अधिकारियों को ही होती है। क्लियर? तीसरा हो जाएगा ट्रांजिशन एरिया, जो कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे बाहरी एरिया होता है। और इसमें सभी प्रकार की गतिविधियां अगर हम देखें तो यहाँ पर किसकी? एजुकेशनल एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी स्थापित हो सकते हैं, रिसर्च वर्क भी हो सकता है, फिर टूरिज्म भी हो सकता है। यहाँ पर जो है आवास की भी क्या होती है? अनुमति होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो केंद्रीय क्षेत्र होता है या कोर जोन, राइट, जो कोर जोन होता है वो बायोस्फीयर रिजर्व का केंद्रीय भाग होता है।
यहाँ पर केवल रिसर्च होती है और केवल सरकारी कर्मचारी ही रिसर्च करते हैं, बाकी सबका प्रवेश निषेध होता है। इसी में जो जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है। फिर बफर जोन है, यह कोर जोन का क्या होता है, बाहरी भाग होता है, जहां पर पर्यावरणीय शिक्षा, मत्स्य पालन, पर्यटन एवं शोध कार्य की क्या होती है, अनुमति होती है। फिर बफर जोन का जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है उसको ट्रांजिशन क्षेत्र कहते हैं, जिसमें गैर सरकारी संगठन, सुदूर संवेदन कार्य और मानवीय हैबिटेट की क्या होती है, अनुमति होती है। क्लियर। अब भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18 है, राइट। तो इनको हमको कम से कम इनकी जानकारी तो पता होनी चाहिए। आखिरी के जो है ना, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, बट एक तो पहले की भी हम यहाँ पर याद रखेंगे। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। यह तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में फैला हुआ है। दूसरा हो जाएगा नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। यह मेघालय राज्य में अवस्थित है। यह गारो पहाड़ियों का भाग है। तीसरा जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसका नाम नंदा देवी है। उसकी स्थापना या उसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा 1988 में दिया गया था। यह उत्तराखंड में है और यह महान हिमालय की चोटी है, या महान हिमालय का ही यह भाग है। फिर उसके बाद में मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको दर्जा मिला था 1989 में, जो कि तमिलनाडु में है, और यह भारत एवं श्रीलंका के बीचों बीच है, मन्नार की खाड़ी में यह बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। फिर क्या हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया है, 1989 में दिया गया है। यह पश्चिम बंगाल में है और यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वहां पर यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। फिर मानस बायोस्फीयर रिजर्व, इसको 1989 में दर्जा दिया गया था। ये कहां पर है, असम में है। फिर महान निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1989 में दर्जा मिला। यह अंडमान एवं निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में है। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दर्जा दिया गया 1994 में। ये कहाँ पर है, ओडिशा में है। फिर देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व 1998 में इसको दर्जा दिया गया, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर। फिर डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व 1997 में दर्जा दिया गया, कहाँ है, असम में है। फिर उसके बाद में पचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश का क्या है, पहला, तो सतपुड़ा रेंज का भाग है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में दर्जा मिला। फिर कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व 2000 में दर्जा मिला, कहाँ पर, सिक्किम, और यह कंचनजंगा पर्वत का ही क्या है, भाग है, राइट। उसके बाद में हो जाएगा अगस्त मलाई। अगस्त मलाई को 2001 में दर्जा मिला है, कहाँ है ये, केरल और तमिलनाडु में। फिर अचान कमार अमरकंटक, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अचान कमार अमरकंटक को 2005 में दर्जा मिला है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। फिर कच्छ का रण, राइट, यह गुजरात में है, 2008 में इसको दर्जा दिया गया है। फिर शीत मरुस्थल ये एक बार यूपीएससी में पूछा गया था कि कोल्ड डेजर्ट कहाँ है। दरअसल इसके अंत में जुड़ा है डेजर्ट, तो ये मरुस्थल का नाम नहीं है। शीत मरुस्थल एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम है। तो शीत मरुस्थल 2009 में दर्जा दिया गया है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। फिर सेंसांचलम हिल्स को 2010 में दर्जा मिला है, आंध्र प्रदेश में है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, 18वां। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। भारत का नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, पन्ना। मध्य प्रदेश का नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, पन्ना। इसको कब दर्जा दिया गया है, 2011 में। या भारत का 18वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, पन्ना, जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश में। क्लियर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, मन्नार की खाड़ी, राइट। दरअसल ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, समुद्री क्षेत्र हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी जलीय क्षेत्र में है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से, राइट, सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू सैखोवा
राइट। डिब्रू सैखोवा केवल और केवल 765 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अब मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को ने, राइट, यूनेस्को 1971 से ही पूरी दुनिया में जैव विविधता के संरक्षण के लिए मैव कार्यक्रम को संचालित कर रहा है। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं उनको यूनेस्को की सूची में भी दर्जा दिया जाता है। तो भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18, जिनमें से 12 को किसका दर्जा दिया गया है, या यूनेस्को की सूची में जो है जोड़ लिया गया है। जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, नीलगिरी। नीलगिरी की स्थापना कब हुई थी, 1986 में, और इसको यूनेस्को की सूची में कब जोड़ा गया है, 2000 में। मन्नार की खाड़ी को 2001 में, सुंदरबन को 2001 में, नंदा देवी को 2004 में, राइट, नोक रेक को 2009 में। और यहाँ पर इनके पूरे के पूरे ये भी लिखे, जैसे ये नंदा देवी हो जाएगा, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अचान कमार अमरकंटक, ये पन्ना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पचमढ़ी हो जाएगा, फिर कच्छ का रण हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा, शेषांचल हो जाएगा, राइट, सिमलीपाल हो जाएगा, सुंदरबन हो जाएगा, डिब्रू सैखोवा हो जाएगा जो कि यहाँ पर है, राइट, दिहांग दिबाग हो जाएगा, ये नोकरेक हो जाएगा, ये कंचनजंगा हो जाएगा, राइट। तो ये इनकी लोकेशन भी मैंने आपको बता दी है ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो नोकरेक को कब डाला गया है, विश्व विरासत सूची में 2009 में। पचमढ़ी को कब, 2009 में। तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। और इसको बायोस्फीयर जो है यूनेस्को की सूची में कब जोड़ा है, 2009 में। अचान कमार अमरकंटक की स्थापना 2005 में, यूनेस्को की सूची में कब जोड़ा, 2012 में। फिर सिमलीपाल 2009 में जोड़ा गया, ग्रेट निकोबार को 2013 में, अगस्त मलाई को 2016 में, कंचनजंगा को 2018 में, और सबसे महत्वपूर्ण पन्ना को 2020 में। तो पन्ना करंट अफेयर्स में है, और चूंकि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में, इसलिए सारी चीजें याद रखना। भारत का नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का 18वां बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश का नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को की सूची में जुड़ा हुआ नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। चलिए अब अगला हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित ऐसा वन क्षेत्र होता है जहां पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि, जैसे मनुष्यों का रहना, जानवरों को चराना, जानवरों के लिए चारा लाना, जंगली उत्पाद इकट्ठे करना एवं अन्य प्रकार की जो मानवीय गतिविधियां हैं उनकी पूर्णतः निषेध होता है या उनकी अनुमति नहीं होती है, राइट। राष्ट्रीय उद्यान में न केवल वन्य प्राणियों को बल्कि उनके संपूर्ण आवास को संरक्षित किया जाता है ताकि उसकी संख्या में बढ़ोतरी भी हो सके। और यह जैव विविधता संरक्षण की एक क्या है, स्थायी विधि है, क्योंकि इसमें उस जीव जंतु के प्रे को, संपूर्ण हैबिटेट को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। इसकी घोषणा कौन करता है, केंद्र सरकार। देश में कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, 106। तो मई 2022 के अनुसार 106 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो जो हेली नेशनल पार्क है वो 1936 में स्थापित हुआ था नैनीताल में, और कहाँ पर, उत्तराखंड में। ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अब जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको हमको पढ़ना है, राइट। 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अब कई बार यूपीएससी में या एमपीपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, या उसकी कुछ विशेषता पूछ ली जाती है। मध्य प्रदेश में भी एक ट्रेंड बना हुआ है कि हमेशा मैच द फॉलोइंग्स में पूछा जाता है कि ये किस राज्य में है। समझ में आया। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं कम से कम आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि वह किस राज्य में है, ताकि मैच द फॉलोइंग्स में आ जाए। जैसे राजाजी नेशनल पार्क है, यहाँ पर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो भारत में टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितनी है, 1 से 6। अब हम भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको पढ़ेंगे। आपको ये तो याद रखना ही है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, पहली चीज।
दूसरी चीज क्या उसकी कोई और अन्य विशेषता है, राइट, और तीसरी चीज क्या उसमें कोई विशेष प्रकार का पशु पक्षी पाया जाता है। तो ये तीन को मिलाकर हम जो है हर एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो है समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह भारत का क्या है, यह भारत का सबसे पहला क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, राइट। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में, हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। तो जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है। इसके अलावा नंदा देवी भी उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, जिसमें बाघ, तेंदुआ, हाथियों के लिए हाथी भी पाए जाते हैं। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है, यह हाथियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और क्या हो जाएगा, वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और वैली ऑफ फ्लावर्स एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अब हम समझते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, राइट। तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, हेमिस नेशनल पार्क है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। तो जो हेमिस नेशनल पार्क है, राइट, हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 4400 किलोमीटर स्क्वायर। इसके अलावा दाचीग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, और यह हंगुल का एकमात्र क्या है, निवास स्थान है। तो हंगुल जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, दचीग्राम नेशनल पार्क में पाया जाता है, ये हो जाएगा। तो दचीग्राम नेशनल पार्क जिसमें हंगुल पाया जाता है, साथ ही साथ सलीम अली फॉरेस्ट, तो ये सलीम अली सिटी फॉरेस्ट जो है ये भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं हम किसकी, असम राज्य की। तो असम राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है, काजीरंगा। और काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये एक सींग वाला गैंडा हो जाएगा। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, काजीरंगा। कहाँ है, असम में है। दूसरा नामेरी नेशनल पार्क हो जाएगा। फिर डिब्रू सैखोवा हो जाएगा नेशनल पार्क। और चौथा क्या हो जाएगा, मानस नेशनल पार्क हो जाएगा। मानस नेशनल पार्क किसके लिए, जंगली भैंसे के लिए। तो काजीरंगा, नेमोरी, डिब्रू सैखोवा और मानस, ये नेशनल पार्क असम में है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए और मानस जंगली भैंसे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में नेशनल पार्क हो जाएगा वुक्सा। दूसरा न्योरा घाटी हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, सुंदरबन हो जाएगा। और जो सुंदरबन नेशनल पार्क है वह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो सुंदरबन बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, जल्दापारा नेशनल पार्क, यह भी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आप देखें तो काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। इसके अलावा जल्दापारा यह भी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। फिर राजस्थान में नेशनल पार्क हो जाएंगे। पहला केवलादेव नेशनल पार्क। तो केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में है। और यह साइबेरियन क्रेन के लिए, किसके लिए, साइबेरियन क्रेन के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में है, साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सरिस्का, राइट, फिर मरुस्थलीय नेशनल पार्क हो जाएगा। फिर मुकुंद हिल्स, राइट, मुकुंद हिल्स हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, रणथंभौर। तो रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थलीय नेशनल पार्क, सरिस्का और केवलादेव, ये राजस्थान में है। फिर क्या हो जाएगा, गुजरात में, राइट। तो गुजरात में क्या पाए जाते हैं, गिर वन पाए जाते हैं। तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जो कि एशियाई शेरों के लिए पाया जाता है। और ये एशियाई शेर होता है जिसको दाढ़ी होती है, राइट, आपको दिख रही होगी, ये क्लियर। तो जो एशियाई शेर है ये दुनिया में एकमात्र कहां पर पाया जाता है, गुजरात के गिर वनों में पाया जाता है, राइट। इसी वजह से यहां से कई क्वेश्चन भी बने हैं। तो गुजरात में गिर वनों में एशियाई शेर पाया जाता है और जिसके संरक्षण के लिए गिर नेशनल पार्क है जो कि गुजरात में है। फिर मैरीन उद्यान हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा ब्लैक बक नेशनल पार्क। उसके बाद में मध्य प्रदेश में
तो मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है, राइट। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है नेशनल पार्क है। तो मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं वो आप मध्य प्रदेश में भी पढ़ते हो। संक्षेप में सबके नाम आपको पता ही है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला नेशनल पार्क है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कानाकसली नेशनल पार्क, राइट, मंडला में। फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क जिसमें सर्वाधिक बाघ घनत्व है, सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वो हो जाएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, उमरिया। माधव नेशनल पार्क हो जाएगा, राइट, कहाँ पर? शिवपुरी में। पन्ना नेशनल पार्क हो जाएगा पन्ना में। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर हो जाएगा? डिंडोरी में। संजय गांधी नेशनल पार्क, राइट, तो जो संजय गांधी नेशनल पार्क है वो सीधी एवं सिंगरौली में है, राइट। पेंच नेशनल पार्क छिंदवाड़ा में हो जाएगा। ओंकारेश्वर खंडवा में। डायनासोर धार में। कूनो नेशनल पार्क जो नवीनतम है, राइट। सतपुड़ा नेशनल पार्क पचमढ़ी में, राइट, होशंगाबाद में। वन विहार भोपाल में। और कूनो जो नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश का नवीनतम नेशनल पार्क है। क्लियर? चलिए, अब कर्नाटक में सबसे पहला क्या हो जाएगा? बांदीपुर नेशनल पार्क। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क कंद्रेमुख, बन्नेरघट्टा और नागरहोल जो नेशनल पार्क है जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, राइट। तो नागरहोल ये दरअसल यहाँ पर डुअल हो रहा है, राइट। उसके बाद में अंसी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है कर्नाटका में। नेक्स्ट हो जाएगा केरल। केरल में क्या है? पेरियार नेशनल पार्क है। और पेरियार नेशनल पार्क भौंकने वाले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। फिर मतीकेटन हो जाएगा, इराविकुलम हो जाएगा, साइलेंट वैली, और क्या हो जाएगा? अनाईमुडी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हो जाएंगे? ग्रेट हिमालय हो जाएगा, पिन घाटी, शिखर गंगा और इंदर किला नेशनल पार्क। तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन घाटी, खिरगंगा, इंदर किला नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में बोरीवली, नवगांव और चांदोली नेशनल पार्क हो जाएगा। हरियाणा में सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो जाएगा, राइट। दरअसल अगर हम देखें तो जो हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क है उसको ही पहले क्या कहते थे? डुबरी नेशनल पार्क। और जो डुबरी नेशनल पार्क है, जब मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से विभाजन हुआ तो जो हिस्सा मध्य प्रदेश में रह गया है उसको वर्तमान समय में संजय गांधी नेशनल पार्क कहते हैं। और जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया है वो कौन सा हो जाएगा? घासीदास नेशनल पार्क। इसके अलावा कांगेर घाटी यह महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। गोवा में क्या है? महावीर नेशनल पार्क है। मणिपुर में केवल लामजाओ, और केवल लामजाओ विश्व का एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ उद्यान है। फिर तमिलनाडु में अन्नामलाई हो जाएगा जिसको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। पालनी पहाड़ी, मन्नार मेरिन, राइट, और साथ में क्या हो जाएगा? मुदुमलाई हो जाएगा। तेलंगाना में कासू ब्रह्मानंद रेड्डी मुग्रावली नेशनल पार्क हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ओडिशा में भीतरकनिका सिमलीपाल नेशनल पार्क हो जाएगा। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क हो जाएगा। मिजोरम में फवंगपुई नीला पर्वत नेशनल पार्क हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में नमदफा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क, मेघालय में नोकरेक। यहाँ पर भी भौंकने वाले क्या पाए जाते हैं? हिरण पाए जाते हैं। फिर अंडमान निकोबार में कैंपबेल खाड़ी हो जाएगी, सैडल पीक, राइट। गालाथिया, महात्मा गांधी मरीन, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क हो जाएगा। और साउथ बटन नेशनल पार्क हो जाएगा जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 0.3 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं वो किस राज्य में अवस्थित हैं और किस में कौन सा वन्य प्राणी पाया जाता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, राइट। अब हम यहाँ पर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरकार के द्वारा निर्धारित ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जीवों को सुरक्षा दी जाती है।
यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से सुरक्षा को नियंत्रित करती है, यहाँ पर मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, परंतु विशेष स्थितियों में सरकार अनुमति भी दे सकती है। किसी एक विशेष प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण हेतु भी वन्य प्राणी जो है वो घोषित किए जाती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अनाउंस की जाती हैं, उनको दर्जा दिया जाता है, राइट। यहाँ पर कुछ मानवीय गतिविधियां जैसे पशुओं को चराना या फिर जंगली उत्पाद इकट्ठा करना उसकी अनुमति होती है, परंतु जंगलों को काटना, शिकार करना उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है। पर्यटन की यहाँ पर भी अनुमति होती है। क्लियर। एक अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में घोषित किया जा सकता है, जैसे कूनो पहले सेंचुरी थी, कूनो अभ्यारण्य था, उसको कूनो राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, परंतु एक राष्ट्रीय उद्यान को कभी भी अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता है। भारत में कुल अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? 565, राइट। तो 2022 के डाटा के अनुसार ये तीनों चीज याद रखना। नेशनल पार्क कितने हो गए हैं? 106, 106, राइट। सेंचुरी कितनी हो चुकी है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो चुकी है 565, और बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18। क्लियर। चलो अब भारत की जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है उनको हम समझेंगे, ठीक है। देखो वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? 565 है। पूरी याद हो नहीं सकती है, लेकिन फिर भी एग्जाम की दृष्टि से हमें जो महत्वपूर्ण जो जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं या अभ्यारण्य हैं उनको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर? मध्य प्रदेश, राइट। तो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जैसे सरदारपुर धार में हो जाएगा, पन्ना रातापानी अभ्यारण्य हो जाएगा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य हो जाएगा, गुजरात में गिर हो जाएगा, मरीन हो जाएगा, नल सरोवर अभ्यारण्य, हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग, रेणुका अभ्यारण्य, तमिलनाडु में कोडाई कनाल, इंदिरा गांधी ब्लैक बक अभ्यारण्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी विहार और पटना पक्षी विहार हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, तो कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में हॉलीडे द्वीप, राइट, सजना खाली और लोथियन द्वीप हो जाएंगे, कर्नाटक में घाटप्रभा, चिंचोली, केरल में इडुक्की, राइट, पेरियार, वायनॉड सेंचुरी हो जाएंगी, ओडिशा में भीतरकनिका, राइट, गहिरमाथा, सिमलीपाल, चिल्का, राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर इत्यादि इत्यादि। चलिए अब हमने यहाँ पर आर्द्र भूमि को हम पढ़ेंगे। देखिए आर्द्र भूमि के बारे में पहले से ही हम बहुत डिटेल से जो है पढ़ चुके हैं, केवल और केवल एक सेगमेंट छूट गया था, उसको यहाँ पर करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आर्द्र भूमि होती क्या है? तो मैंने बताया था कि देखिए आर्द्र भूमि ऐसा स्थलीय भाग होता है जिसमें जल या तो रुका हुआ होता है या जल की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो एक ऐसा स्थलीय भाग जिसमें या तो जल स्थायी रूप से या धीरे धीरे करके बहता है, अर्थात जिस स्थलीय भूमि में जल की मात्रा ज़्यादा होती है उसको ही आर्द्र भूमि कहते हैं, राइट। और जो आर्द्र भूमि है, राइट, जो आर्द्र भूमि है उसको फिर हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। दरअसल ये स्लाइड जो है अभ्यारण्य वाली कॉपी हो गई है, ठीक है, तो ये गलत है। हाँ, आर्द्र भूमियाँ क्या होती है मैं वो बता रहा था। तो आर्द्र भूमियाँ ऐसे स्थल भाग होते हैं जहाँ पर या तो जल स्थायी रूप से रुका हुआ होता है या बहता है, राइट, उसको आर्द्र भूमि कहते हैं या वेटलैंड कहते हैं। आर्द्र भूमि में दलदल बॉग आता है, पंक भूमि फैन आता है, पीठ भूमि आता है, राइट। कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से जल क्षेत्र को, स्थायी या अस्थायी जल क्षेत्र को, स्थिर या गतिमान जल क्षेत्र को, ताजा, खारा व लवण युक्त जल क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? दलदल कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, समुद्री या तटीय आर्द्र भूमि, अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि, अर्थात जो समुद्र तथा समुद्रों के आसपास पाई जाती है उसमें खाड़ी हो जाएगा, कोरल रीफ हो जाएगा, एस्चुरी, लैगून, मैंग्रोव। अंतःस्थली में डेल्टा, क्रीक, झील, अनूप, राइट, स्वयं या स्वच्छ जल के क्या हो जाएंगे? झरने हो जाएंगे। अब जब मैंने आपको बताया था कि जो आर्द्र भूमि होती है वेटलैंड है, तो जो हमने जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, राइट, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना,
एक्वाटिक इकोसिस्टम में मैंने आपको आर्द्र भूमि क्या है और आर्द्र भूमि के ये जो जितने भी, जैसे यहाँ पर बॉग क्या होता है, फेन क्या होता है, स्वैम्प क्या होता है, राइट, इन सबको बहुत अच्छे से समझा था, राइट। यहाँ पर आर्द्र भूमि के जो लाभ हैं उनको समझेंगे और रामसर सम्मेलन को समझेंगे। क्लियर? चलिए, आर्द्र भूमि के लाभ क्या होते हैं? देखिए, आर्द्र भूमि जो है, आर्द्र भूमि बहते हुए जल के जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका अवशोषण कर लेते हैं। इस वजह से ये कार्बन का प्रदूषण का कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसीलिए ये कार्बन सिंक होते हैं। और मैंने पहले भी बताया था, इनको प्राकृतिक नेचुरल किडनी बोला जाता है, या पृथ्वी का गुर्दा या किडनीज ऑफ द अर्थ किन्हें कहा जाता है? आर्द्र भूमि को कहा जाता है, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं और यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। अब आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए क्या है? तो आर्द्र भूमि या वेटलैंड के संरक्षण के लिए रामसर संधि हुई है। इससे संबंधित हर एक जो लाइन है उसमें आपको एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती है। सबसे पहली चीज तो आर्द्र भूमि के संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि हो जाएगी रामसर संधि। और रामसर संधि कब हुई थी? तो इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 2 फरवरी 1975 को। दरअसल रामसर सम्मेलन हुआ था। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर में, राइट, रामसर सम्मेलन हुआ था। और इसी रामसर सम्मेलन में आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए रामसर संधि पर दस्तखत हुए थे 2 फरवरी 1975 को। यह संधि 21 दिसंबर 1975 से क्या है? लागू हुई है। साथ ही साथ आर्द्र भूमियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2 फरवरी को 1977 से 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ भारत इसका सदस्य कब बना है? 1981। और पहली बार भारत की जो चिल्का झील है उसको इस संधि में जो है सम्मिलित किया गया था। भारत में कुल रामसर जो स्थल हैं उनकी संख्या तो अब जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। कितनी हो गई? 75, ठीक है। तो जो रामसर स्थल हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 75 हो गई है। साथ ही साथ रामसर संधि के जो सदस्य देश हैं, अर्थात जिन्होंने पहले सिग्नेचर किए थे, तो रामसर संधि के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 170 है, जिनका 3 वर्ष पर COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है आयोजित किया जाता है। अब यहाँ से भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर, क्योंकि एक तो ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ स्थलों को आर्द्र भूमि में घोषित किया गया है, इसीलिए कुछ भी क्वेश्चन जो है PSC में पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट से जो है आंकड़ा उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आप निसंकोच होकर इसको याद करें और कम से कम अगले 4-5 वर्ष के लिए आप फुर्सत हो जाए। तो भारत में टोटल वेटलैंड्स कितने हैं? 1225। तो 1225 टोटल वेटलैंड्स हैं, जिसमें से रामसर साइट्स कितनी है? 75। तो कुल वेटलैंड्स 1225, रामसर साइट्स कितनी है? 75। सिग्निफिकेंट वेटलैंड्स कितने हैं? 115। और अदर कितने हैं? 10-35, राइट। अब ये जो लिस्ट है इसको मैंने पूरे के पूरे लिस्ट को आपको पहले ही जलीय पारितंत्र में बहुत अच्छे से बता दिया है, राइट। यहाँ पर आपको याद किसका रखना है? मध्य प्रदेश का। देखिए, मध्य प्रदेश में जो भोज वेटलैंड था वो 2002 में ही उसको दर्जा दे दिया गया था, परंतु 3 वेटलैंड को जो है 2022 में दर्जा दिया गया। ये देखिए, राइट, 7 जनवरी को। तो सिरपुर वेटलैंड को, या जो सिरपुर तालाब है, सिरपुर जो तालाब है उसको रामसर साइट में जोड़ा गया है, राइट। तो सिरपुर तालाब को, सांख्य सागर को और यशवंत सागर को, इनको रामसर साइट का दर्जा 2022 में दिया गया है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, साथ ही साथ जो आर्द्र भूमियां हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अगले लेक्चर में हम भारत में जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट हो जाएगा, राइट,
प्रोजेक्ट वल्चर हो जाएगा, उनको हम क्रम से समझेंगे। राइट, तो आज के लिए इतना ही, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।